Today we are going to study the case East India Housing and Land Development Trust versus CIT. So friends, this case is related to the income from house property. So first of all, we will see the facts of the case and then we will just go into the issue and the decision of the court. The fact of the case are like this. The appellant company was incorporated with the object of buying and developing markets. The company purchased 10 bighas of land in Calcutta in 1946 and set up a market therein. The company constructed shops and stalls on the platform of that land. The company received 82,866 rupees from the tenants of the shops and stalls for the assessment year of 1953 to 54. The income tax officer assessed the income from the above income under the section 9 of Income Tax Act, that is section 22 of the Income Tax Act, now 1961. सो फ्रेंड्स इस केस में क्या हुआ था, एक कंपनी थी जिसका वर्क जो था लैंड डेवलपमेंट करना, मार्केट्स बनाना, उस पर मार्केट्स का बनाना और उनको उनसे रेंट लेना। मीन्स क्या था, ये कंपनी क्या करती थी, ये कुछ लैंड्स लेती थी, ज़मीनें लेती थी, उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करते थे। कंस्ट्रक्शन होने के बाद जो शॉप्स और बनते थे, उन शॉप्स को वो रेंट पे देते थे और उनसे जो है वो इनकम करते थे। तो इसी तरीके से कंपनी ने अपना कुछ बिगाज ऑफ लैंड लिए, 10 बिगाज ऑफ लैंड कलकत्ता में लिया और उस कंपनी से उसने कंस्ट्रक्शन किया, उस प्लेटफॉर्म पे, उस लैंड पे शॉप बनाए, स्टॉल्स बनाई और उससे उसको रिसीव हुआ 82,866 एज फ्रॉम द टेनेंट्स, किराएदारों से, फॉर द ईयर ऑफ 1953 एंड 54। एट दैट टाइम इनकम टैक्स एक्ट 1922 चल रहा था, बट नाउ इट्स 1961 एक्ट इज बिन फॉलोड। तो उसकी सेक्शन 9 के अकॉर्डिंग उन्होंने असेसमेंट किया इनकम टैक्स ऑफिसर ने, एंड दे कंसिडर दिस एज अ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। मगर एपेलेंट कंपनी क्या चाहती थी कि इट्स बिजनेस दे आर डूइंग, दे आर ऑल्दो दे आर बाइंग द, वो खरीद रहे हैं ज़मीनें और उन ज़मीनों पर वो कंस्ट्रक्शन करके हाउसेस को रेंट पे दे रहे हैं, मगर ये इनका बिजनेस है। इट्स नॉट लाइक दैट दे आर गेटिंग, दे डोंट वांट टू कंसिडर दिस इनकम into the head that is income from house property, rather they want it to considered as the income from profession and um, income from that business, like from that head. So they want, appellant company want that कि this income which they get as a rent from the tenant, it is not the income from their house, income from house property, rather it's a income from business and profession. बट असेसमेंट ऑफिसर ने जो है इसको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ही कंसिडर किया। तो इशू क्या था इस केस में स्टूडेंट्स, वेदर इनकम रियलाइज्ड फ्रॉम द शॉप्स एंड स्टॉल्स will be treated as the income from property or income from business। तो इशू भी यही था जो कोर्ट में गया था, सुप्रीम कोर्ट में, कि ये जो इनकम है जो एज अ टीनेंट कंपनी को मिल रहा है, टीनेंट से मिल रहा है इनकम, वो क्या इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है या फिर इनकम फ्रॉम बिजनेस है। तो देयर इज अ मतलब ये प्रॉब्लम थी कि इसको किस हेड में डाला जाए, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी या फिर इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशंस। The decision of the Supreme Court was that the Supreme Court held that such income will be the income from the property, despite house property, despite of the fact that the company was formed with the object of developing and setting up the markets। तो कोर्ट बोलता है कि yes, it's a house property income, it's not a income from business and profession। ऑल्दो ये देखा जा रहा है इस केस में, सिचुएशन ये है कि कंपनी जो है
ये उसका वर्क है कि वो जो है लैंड्स को ज़मीनों को लेती है, उस पर कंस्ट्रक्शन करती है, कंस्ट्रक्शन करने के बाद जो है वो उस कंपनी को रेंट पे दे के कंपनी अर्न करती है। एज अ देयर इज अ रिलेशनशिप ऑफ टेनेंट एंड लाइक लैंड होल्डर। तो उसके बाद भी जो है कोर्ट कहता है नहीं, वी हैव टू लुक इनटू द सोर्स ऑफ द इनकम। तो सोर्स ऑफ द इनकम क्या है, वो तो लैंड ही है एंड हाउस प्रॉपर्टी है। तो सुप्रीम कोर्ट वाज इन व्यू ऑफ दैट कि इट्स अ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, नॉट अ इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशंस। तो इसको इलेबोरेट करते हुए कोर्ट बोलता है, ऑल्दो कंपनी हैज टू मेंटेन द स्टाफ फॉर मेंटेनेंस of sanitation and the provisions of services which do not become profit and gains from the business। ऑल्दो कंपनी ने सारे वर्क किया हुआ है, एक स्टाफ रखा हुआ है, सर्विसेज रखी हुई है जिसके अंदर वो एक प्रोफेशन की तरह इस काम को करता है, बट दैट डजेंट मीन्स कि ये जो है इट बिकम्स अ बिजनेस। रादर वी विल स्टक टू दिस कि इट्स ए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो इस कॉन्सेप्ट को जोड़ा जाता है। कोर्ट इस कॉन्सेप्ट के अंदर डिफाइन करता है कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअल एक्सक्लूसिवनेस। तो क्योंकि हमें ये मालूम है कि देयर इज अ 5 हेड्स ऑफ इनकम, उसमें से हेड्स ऑफ वन इज हेड ऑफ सैलरी, अनदर इज हेड ऑफ इनकम फ्रॉम लाइक house property, then another head is income from profit and gains, another head is income from capital gains, and another head is last is income from other sources। तो ये सारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है फ्रॉम द सेक्शन 14 ऑफ इनकम टैक्स 1961 एंड प्रीवियस टैक्स में ये था सेक्शन 6 था इनकम टैक्स 1922 में। तो कोर्ट कहता है कि हम यहाँ पर म्यूचुअल एक्सक्लूसिव कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे जो कि सेक्शन 14 1961 में दिया गया है। सेक्शन 14 के अकॉर्डिंग ये है कि हमारे पास 5 हेड्स ऑफ इनकम्स हैं और ये सब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो इनकम हमने हेड फ्रॉम इनकम फ्रॉम सैलरीज में डाल दिया है या फिर इनकम फ्रॉम हेड हाउस प्रॉपर्टी में डाल दिया है तो वो उस इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में भी आ जाएगा, या फिर जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में है तो वो इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में भी आ जाएगा। इट्स नॉट लाइक दैट। वो पांचों जो सोर्स हैं इनकम के वो आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। वो अपना अपना दे यूज टू पुट देयर इंडिविजुअलिटी, वो इंडिविजुअल है और ऐसा नहीं हो सकता कि एक हेड में चला जाए तो वो दूसरे हेड में भी कम जा सकता है। अगर वो बिजनेस एंड हेड एक हेड में कंसिडर किया गया तो वो उसी हेड में कंसिडर किया जाएगा। ऑल्दो ड्यू टू सम रीजंस ऐसा अपीयर होता है, ऐसा लगता है कि ये दूसरे हेड से भी इनकम अपीयर हो रहा है कि दूसरे हेड से इनकम आ रही है। तो इसको कैसे डिफरेंशिएट किया कोर्ट ने बोला फॉलोइंग अंडर, लेट्स रीड इट। Section 6, the court further held that distinct head under Section 6 of Income Tax 1922, which is Section 14 of the Income Tax Act 1961, are mutually exclusive। तो मैंने आपको बता दिया पांचों हेड जो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ये एक दूसरे में फॉल डाउन नहीं कर सकती है। जो इनकम इनमें एक में रहेगी तो वो एक ही हेड में रहेगी। and income derived from the different sources falling under the specific has to be computed for the purpose of taxation in the manner provided by the relevant provision। और वो जो हेड है जिसके अंदर वो इनकम जाएगी वो उसी के अकॉर्डिंग उस पर असेसमेंट होगा, ना कि किसी और हेड के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग उसके ऊपर असेसमेंट होगा। तो इसका मीनिंग ये है कि अगर हमने इनकम किसी एक सोर्स हेड में डाल दी तो उस पे जो असेसमेंट होगा उसी हेड के अकॉर्डिंग होगा, ऑल्दो इट अपीयर्स दैट इनकम इज कमिंग फ्रॉम अदर सोर्सेज एज वेल। तो इफ द इनकम फ्रॉम अ सोर्स फॉल्स विद इन अ स्पेसिफिक हेड प्रिस्क्राइब्ड इन द एक्ट, अगर वो किसी एक हेड में फॉल डाउन करता है सोर्स of income, the fact that it may be indirectly covered by the another head, ये दिखाई देता है कि लगता है कि इनडायरेक्टली दूसरे हेड से भी कवर कर रहा है, will not make the income taxable under the later head। यानी कि मान लीजिए क्योंकि इसमें एक अपीयर हो रहा था कि कंपनी एक प्रोफेशन कर रही है, एक बिजनेस कर रही है, मगर अगर
मगर ऐसा नहीं हो सकता कि वो उसको एक बार इनिशियली हमने देख लिया कि सोर्स ऑफ इनकम लैंड है और टेनेंसी है और हाउस है, तो उसके बाद हम ये नहीं कह सकते क्योंकि ये प्रोफेशन जैसा अपियर हो रहा है तो इसको बिजनेस फ्रॉम प्रोफेशन ऑफ फ्रॉम लाइक प्रोफेशन बिजनेस एंड प्रोफेशन में डाल के दूसरे हेड में डाल के इसको कंसीडर किया जाए। ऑल्दो ये दिखाई दे रहा है कि ये बिजनेस जैसा है, मगर हम इसको कंप्यूट करेंगे असेसमेंट को, इसको कंप्यूट इनकम टैक्स इनकम जो असेसमेंट होगा इसका, इट इज अकॉर्डिंग ओनली टू अकॉर्डिंग द वन हेड ओनली। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल एक्सक्लूसिविटी दैट इज बीन मेंशन्ड इन सेक्शन 14 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। तो because court has analyzed that the source of income is land, so it's from that basis the court considered it as a income from house property, though it's been done as a business, but it can't be possible by the principle of mutual exclusivity कि इसको एक ही सिंगल हेड में लिया जाएगा, दैट इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, और उसी के अकॉर्डिंग उसी सेक्शन के अकॉर्डिंग उसका असेसमेंट होगा। थैंक्स। Today we are going to study the case East India Housing and Land Development Trust versus CIT. So friends, this case